अल्टरनेटिंग करंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में एसी भी कहते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो डायरेक्ट करंट की स्टडी की है, जिसे डीसी कहा जाता है। डीसी करंट के अंदर जो करंट के लिए वोल्टेज आती है वो हमें बैटरी देती है। तो डीसी में जो सिंपल सर्किट होता है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, एक करंट होता है और वोल्टेज देने के लिए बैटरी है। तो करंट को जो है डायरेक्ट कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डीसी में हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको कंपैरिजन देखा जाए, डीसी के कंपैरिजन में हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। रीजन उसका ये है कि एक तो अल्टरनेटिंग करंट को हम उसकी वैल्यू को ट्रांसफार्मर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कम चाहिए तो हम कम कर लेंगे, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा कर लेंगे। एसी वोल्टेज का ये बेनिफिट होता है। दूसरा, एसी को इकोनॉमिकली हम एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे एसी करंट को एक जगह से 200, 250, 2000 किलोमीटर लेके जाना है तो मैं बड़ा इजीली उसको लेके जा सकता हूँ। तो ये बेनिफिट है एसी का, इसीलिए हम डीसी के कंपैरिजन में एसी को यूज करते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि डीसी और एसी करंट में मेनली डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो तो डीसी करंट होता है, डीसी करंट में सपोज ये एक वायर है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो पॉजिटिव से चल के नेगेटिव तक फिजिकली चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इस वायर के थ्रू होता हुआ यहां पहुंचेगा, यहाँ यानी कि इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। तो हम इसको डिनोट वैसे ऐसे करते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके थ्रू मूव करेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हमारी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस टाइप से। करंट हमारा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसके अपोजिट हम उसको कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कहते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो एसी होता है, एसी में ये एसी का सिंबल होता है बेटा, एसी सोर्स जिसे कहते हैं हम। इसमें इलेक्ट्रॉन ना फिजिकली मूव नहीं करता है इसके अंदर। मतलब एक जगह से, ऐसा नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां चला गया, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है इस वे में। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन से क्या मतलब है, फिर वाइब्रेशन से बल्ब कैसे ऑन होगा। सपोज ये बल्ब है, यहां पे अगर मैं बल्ब लगाता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, बल्ब के फिलामेंट में से पास करेगा तो उसको गर्म कर देगा, हीटिंग आ जाएगी, हीटिंग से बल्ब ऑन हो जाएगा। बट एसी में क्या होगा, एसी में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये वाइब्रेट किया तो उससे अगले वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको जो टक्कर मारेगा, वो भी वाइब्रेट किया, फिर वापस आ गया, फिर वाइब्रेट किया। ऐसे करके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इसने वाइब्रेट किया, अगला वाला भी आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, तो इस तरह से बिल्कुल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन पहले आगे गया, फिर पीछे आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, ये वाइब्रेट कर रहा है। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन की 0 है। तो फिर बल्ब ऑन कैसे हुआ, क्योंकि उसी वाइब्रेशन से जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो एनर्जी एक वेव की तरह उस वायर के थ्रू जाएगी, बल्ब के फिलामेंट में वही एनर्जी जो है उसको गर्म करेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। एसी जो होती है अपनी डायरेक्शन को रेगुलर चेंज करती रहती है। हम एसी को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे डीसी जो होता है उसको हम स्ट्रेट वे में कहते हैं, लेकिन जो एसी होती है उसको हम ऐसे कहते हैं। इसका मतलब ही ये है कि मान लो ये मेन पोजीशन है, पहले इलेक्ट्रॉन इधर गया फिर वापस आया, तो ये डायरेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
फिर इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर वापस आया, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड। इसी फॉरवर्ड बैकवर्ड के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है वही वायर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जाती है और हम उसको इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब हमें ये पता लग गया कि जो एसी है वो अपनी डायरेक्शन रेगुलर चेंज करता रहता है, इसीलिए एसी को हम डिनोट करते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, या हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी से। जैसे ये साइन वेव है बेटा, ये हमारी कॉस वेव होती है, तो ये भी एसी है, ये भी एसी है, एक साइन वेव में है, एक कॉस वेव में है। आई को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, और जो आई नॉट होता है दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ एसी और करंट। तो इस तरह से हमारी एसी मूव करेगी। इसमें जो ओमेगा है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, जिसे हम कहते हैं 2π/t या 2π भी कह देते हैं। मतलब ये जो ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है वो कितनी है, वो ओमेगा है, इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोटेट हो रही है। इंडिया के अंदर जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज यूज करते हैं एसी की, यानी कि एक सेकंड में वो 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं वो 50 टाइम एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया, तो ये 50 टाइम्स हो जाएगा, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। अब एसी के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। जैसे मैंने बताया कि डीसी सर्किट के अंदर देयर आर ओनली वन सर्किट, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। मतलब जो डीसी है, डीसी के अंदर जो सर्किट में होगा एक तो रेजिस्टेंस होगा, करंट होगा और वोल्टेज होगा। यानी अकेला रेजिस्टेंस ही ऐसी टर्म है जो करंट एंड वोल्टेज को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैनेज करता है। बट एसी के अंदर सर्किट में आर के अलावा दो कंपोनेंट और होते हैं, एल और सी। एल को बोलते हैं इंडक्टर, सी को बोलते हैं कैपेसिटर। ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो रेजिस्टेंस तो वही ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। एल जो होता है इसकी वोल्टेज होगी आई dL/dt, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी उसको हम निकालेंगे, बिकॉज वी नो कैपेसिटर के केस में कि C इक्वल टू Q/V होता है। सॉरी, Q इक्वल टू CV होता है, और जो I होता है वो होता है dQ/dt। सो वी कैन राइट C कांस्टेंट है बेटा dV/dt। तो ये कैपेसिटर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये वोल्टेज होगी इंडक्टर की, ये रेजिस्टेंस की। तो यहां पे देखिए कि इंडक्टर के केस के अंदर, इंडक्टर में ये शायद मैं थोड़ा L कांस्टेंट होता है, गलत लिख गया था, L बाहर आएगा दिस, यस। इंडक्टर में करंट जब वेरी होगा टाइम के साथ, और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज वेरी हो रही है टाइम के साथ। यानी कि एसी के अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड वोल्टेज,
ये तीन तरह के सर्किट आ गए जो करंट के वेरी होने से और वोल्टेज के वेरी होने से इफेक्ट पड़ता है उसके अंदर। तो इस पूरे सर्किट के अंदर, एसी के अंदर, यानी एसी सर्किट में, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम दो चीजें सीखेंगे। नंबर 1 डीसी, नंबर 2 एसी। एसी का इफेक्ट देखेंगे, एसी इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। और डीसी में हम देखेंगे कि जब डीसी किसी सर्किट में पास करते हैं, रेजिस्टेंस में पास करते हैं, क्योंकि डीसी को सिर्फ रेजिस्टेंस में पास कर सकते हैं हम, तो रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और धीरे धीरे डिक्रीज होगा। यानी कि ग्रोथ ऑफ करंट इन डीसी एंड डिके ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस, मतलब ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस वो धीरे धीरे होता है, उसे टाइम लगता है। यहां पे लिख देते हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इज स्लो। मतलब डीसी के अंदर अगर मान लो ये सर्किट है आपका, मैंने इसके साथ डीसी लगा दिया, इसके अंदर बल्ब है मान लो ये, और ये डीसी सोर्स है, तो बल्ब जो है उसमें जो ग्लोनेस आएगी वो धीरे धीरे आएगी, मतलब बल्ब जो है वो धीरे धीरे ग्लो करेगा। और फिर जब हमने डीसी को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो वो करंट धीरे धीरे वापस जाएगा, यानी उसको टाइम लगता है। तो इस डिके को और ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होने में और डिके होने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये डिके टाइम और ग्रोथ टाइम होता है। दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सो एसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि एसी का इफेक्ट क्या है रेजिस्टेंस में का, रेजिस्टेंस पे, कैपेसिटर पे और इंडक्टर पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, या मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज क्या होती है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। तो लेट अस सपोज एक सर्किट है आपके पास, उसमें रेजिस्टेंस लगाया मैंने, ये एसी सोर्स है। एसी वोल्टेज को सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो मुझे एसी का मीन वैल्यू निकालना है। तो इस चीज को समझिए पहले आप। एसी की जो मीन वैल्यू होती है, एसी करंट की जो मीन वैल्यू होती है, अगर मैं उसको फुल टाइम के लिए पास करूं, मतलब एक टाइम पीरियड, जैसे पहले वो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि एसी में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, पहले इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर मीन पोजीशन पे वापस आया, फिर यहां मीन पोजीशन से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस आया। यानी ये कुछ ऐसा बनाता है एसी। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 0 से मीन पोजीशन तक वापस आया, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाके फिर वापस आया एक टाइम पीरियड में। तो एक टाइम पीरियड में तो ये पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है। एक टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम तक गया, फिर वापस आया, फिर वापस से दूसरी तरफ गया, फिर वापस आया। यानी कि अगर मैं उस करंट की मीन वैल्यू निकालूं, तो आधे टाइम में तो वो पॉजिटिव है, आधे में नेगेटिव है, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर टी टाइम
इज 0, तो फिर वैल्यू तो कोई आई ही नहीं। तो इसीलिए जब हम AC की मीन वैल्यू की बात करते हैं तो वो हम हाफ टाइम के लिए निकालेंगे। AC की मीन वैल्यू हमेशा जब हमारे क्वेश्चन में आएगी तो वो हाफ टाइम के लिए आएगी, क्योंकि फुल टाइम के लिए तो वो 0 ही है। तब हम हाफ टाइम की AC की मीन वैल्यू कैसे निकालें? देखो, सॉरी, लेट अस सपोज इसको जो डिफाइन किया गया है मीन वैल्यू को, हम AC की वैल्यू जो निकालेंगे, मीन वैल्यू जो निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे DC के साथ। कि किसी सर्किट में पहले मैं हाफ टाइम के लिए AC भेजूंगा, उस हाफ टाइम में AC ने जो चार्ज उस सर्किट में फ्लो किया पहले वो निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा अगर उतने ही टाइम में उसी सर्किट में हम DC भेजें, यानी कांस्टेंट वैल्यू भेजें, दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो जो वैल्यू DC हाफ टाइम में उस सर्किट में चार्ज भेजता है वही AC की मीन वैल्यू उसी सर्किट में सेम चार्ज फ्लो करेगी। इसको देखते हैं। जैसे अब लेट अस सपोज, ये मैंने डिफाइन आपको बता दिया है। क्या बताया है? मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ AC is that value of AC which send same amount of charge in half time as DC current send in same time। तो इसको देखते हैं हम। जैसे AC की वैल्यू क्या होती है? I नॉट साइन ओमेगा टी है। वी नो करंट क्या होता है? dq बाई dt होता है। तो dq क्या आ जाएगा? I dt हो जाएगा। इसका इंटेग्रल कर दो हाफ टाइम के लिए, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 0 से t बाई 2 I नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। ये वाली वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। तो यहां से I नॉट बाहर आया, साइन ओमेगा टी का बन गया हमारा कॉस ओमेगा टी, अपॉन ओमेगा 0 टू टी बाई 2। तो यहां से माइनस बाहर आया, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां से चार्ज हमारा आ गया I नॉट टी बाई पाई, सारा कुछ सॉल्व करके। तो हमें क्या पता लगा कि इस सर्किट में जब हाफ टाइम के लिए हमने AC करंट पास किया तो इतना चार्ज इस सर्किट में फ्लो हुआ। देखिए इसको, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन ने क्या कहा कि सेम चार्ज फ्लो करेगा इसी सर्किट में अगर मीन वैल्यू पास करें हम हाफ टाइम के लिए। अब थोड़ी यहीं पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को
कि ये चार्ज हाफ टाइम के लिए एसी ने फ्लो किया। सपोज एसी की जो मीन वैल्यू है वो है IM, तो मैंने उसी सर्किट के अंदर हाफ टाइम में एसी की मीन वैल्यू पास की, तो चार्ज फ्लो हुआ Q। यहां पे मैंने जो स्मॉल टाइम लिया था बेटा जी, दिस इज कॉल्ड स्मॉल टाइम। तो जब भी कोई एसी को हम किसी सर्किट में स्मॉल टाइम के लिए पास करते हैं, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए, तो वो डीसी की तरह एक्ट करता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने किया है स्मॉल टाइम के लिए, तो ये डीसी रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीसी इस सर्किट में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो एसी की मीन वैल्यू भी इतनी करेगी। थोड़ा फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेशन ये थी कि जितना चार्ज हाफ टाइम में डीसी फ्लो करता है, उतने ही टाइम में एसी भी उस सर्किट में फ्लो करेगा। तो एसी की जो वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। तो ये एसी की एवरेज वैल्यू है जो सेम चार्ज फ्लो कर रहा है जितना कि डीसी कर रहा है। तो डीसी कितना कर रहा है? आई नॉट टी बाई पाई। ये कितना करेगा? आई एम टी बाई टू। टी से टी कैंसल आउट, तो आई एम आ गया 2I0 बाई पाई। सो दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EM लगा के सेम डेरिवेटिव करना है, सेम एक्सप्रेशन, तो ये मीन वैल्यू ऑफ EMF आ गया। ये करंट, एसी करंट की मीन वैल्यू है, जो एसी EMF की वैल्यू है। तो अब देखिए, अब हमें क्लियर पता लग रहा है ऐसे कि पूरे पॉजिटिव हाफ में जो मीन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2I0 बाई पाई। और नेगेटिव हाफ में कितनी होगी? -2I0 बाई पाई। तो आई एवरेज कंप्लीट टाइम में कितनी होगी? 0। एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू, एक तरफ नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे, देन एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी। इसीलिए हाफ वैल्यू ऑफ एसी ओनली हम हाफ टाइम में निकालते हैं। देखिए इसको,